अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान में ब्रिटिश इंडिया में लोकल गवर्नमेंट का आगाज़ कलकत्ते, मद्रास और बम्बे से हुआ, जहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंसीज कायम की और वहाँ से इसका आगाज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। तो ये दो किस्म का निज़ाम था। पहला निज़ाम जो है वो जिम्मेदारी सिस्टम था, फ्यूडल लॉर्डिज्म भी इसको कह सकते हैं, रेवेन्यू फार्मर भी इसको कहा जा सकता है। तो ये निज़ाम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों में और मद्रास में इसको नाफिज किया गया। इस के तहत जिम्मेदार को हुकूमत ने कुछ हकूक दिए मलकियत के, और उस हकूक के बदले से वो वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करता था मुख्तलिफ लोगों से और हुकूमत को ट्रांसफ़र करता था। और इसके अलावा वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पीस कायम करना, और ये तमाम भी फ्यूडल लॉर्ड की जिम्मेदारियों में शामिल था। और ये फ्यूडल लॉर्ड हुकूमत और आम लोगों के दरमियान ब्रिज के तौर पर काम करता था। कुछ सोशल वेलफेयर के छोटे मोटे काम भी, कुआं वगैरह या सराय, वो इसी की जिम्मेदारियों में शामिल होता था। दूसरा निज़ाम रैयतवाड़ी सिस्टम था। इसको बम्बे के कुछ इलाकों में नाफिज किया गया। इसके जरिए से काश्तकार बराह रास्त हुकूमत को टैक्स देता था और उस टैक्स की वसूली के लिए वहाँ पे नंबरदार और दीगर झैलदार और ये मुकर्रर किए गए। नंबरदार जो था वो भी उसको एक ख़ास प्रॉपर्टी दी जाती थी, जो ज़मीन लैंड उसे दे दी जाती थी, जो उसकी मलकियत होती थी, और उसके इवज़ वो बाकी लोगों से टैक्सेस वसूल करके गवर्नमेंट को मुहैया करता था। ये निज़ाम 1882 तक 83 तक इसी तरह चलता रहा। इस दौरान एक अहम तब्दीली आई। 1857 की जंग आज़ादी, जिसको हिंदुस्तानी जंग आज़ादी कहते हैं और अंग्रेज़ ने इसको गदर का नाम दिया। इसके बाद हिंदुस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को मुंतकिल हो गया। इस दौर में 1858 और 1861 भी के एक्ट आए। इसी तरह 1864 और 1860 में हुकूमत ने कुछ डिसेंट्रलाइजेशन की कोशिशें की। 1870 और 1878 में हुकूमत ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई कि हिंदुस्तान में डिसेंट्रलाइजेशन की जाए, लेकिन अमली तौर पर यह निज़ाम उसी तरह चलता रहा जिस तरह के पहले मैंने बयान किया है, जिम्मेदारी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम। 1882 में लॉर्ड रिपन ने एक करारदाद पास की और उसमें उन्होंने 4 बुनियादी चीज़ें रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए और लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए से पार्टिसिपेशन का कोई रास्ता निकालना चाहिए। इसकी 4 वजूहात उन्होंने बताई। पहली वजह ये कि हमने यहाँ पे एक वेस्टर्न एजुकेटेड क्लास क्रिएट की है। वो वेस्टर्न एजुकेटेड क्लास अब डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बोलना शुरू हो गई है। दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आ गई हैं, उनका अपना सोशियो पॉलिटिकल कल्चर है और उनकी तरफ से भी डेमोक्रेसी की डिमांड्स आ रही हैं। तीसरे नंबर पर शहरों में एक क्लास पैदा हो गई है जो पार्टिसिपेट करना चाहती है और अपने निज़ाम को चलाना चाहती है। चौथे नंबर पर फाइनेंशियली अब इनको हिंदुस्तान लोकल लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, वो अपने फाइनेंसेस जनरेट करें और अपनी डेवलपमेंट का काम करें। इन तमाम उसके लिए, और इसमें अहम मकसद ये था कि वो जो एक क्लास पैदा हो रही है जो जमहूरियत की बात करती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, उनको एमिकेबली एडजस्ट कर लिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने ये प्रपोजल इन मकासद के लिए पेश की। 1883 के एक्ट में इसको मंजूर कर लिया गया और पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट 1883 पास हुआ। इसमें पंजाब के 31 अजला में से 21 अजला में इसको नाफिज कर दिया गया।
तो 1883 का जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट है उसके करैक्टरिस्टिक्स के ये हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कायम किया गया, लोकल बोर्ड लोकल लेवल पे कायम किया गया, यूनियन कमेटीज और जैल्स कायम किए गए। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और लोकल बोर्ड जो है वो कम से कम 6 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा, और ये मेंबर जो थे वो इलेक्टेड, अपॉइंटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते थे। नॉमिनेशन में 2 किस्म की होती थी, गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स एंड नॉन गवर्नमेंटल लोग जो है। तो इसका टेन्योर जो है, चेयरमैन का टेन्योर 3 साल के लिए रखा गया। चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हुकूमत खुद करती थी, और लोकल गवर्नमेंट वाज एम्पावर्ड टू रिमूव एनी लोकल अथॉरिटी। जो लोकल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है वो किसी अथॉरिटी को जिस वक्त चाहे रिमूव कर सकता था, उनके स्वीट विल के। डिप्टी कमिश्नर के पास ये इख्तियार था। तो इस तरीके से ये लोकल बोर्ड्स 1883 में बनाए गए। तो इसकी सर्वाइवल जो है वो डिप्टी कमिश्नर के मरहून मन्नत थी। इसमें फाइनेंस का जो सिस्टम था वो ये था कि लोकल बोर्ड जो है म्यूनिसिपैलिटीज का मेजर टैक्स ऑक्ट्रॉय टैक्स था, और लोकल बोर्ड्स का मेजर टैक्स जो है वो लैंड रेवेन्यू से उन्हें आता था। जो लैंड रेवेन्यू जो उनका था उसके ऊपर 1 आना यानी 6% तकरीबन होता था। मेजर सोर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट वो लोकल रेट ही था, और ये फंड्स ट्रेजरी में रखे जाते थे। एक्सपेंडिचर एजुकेशन, डिस्पेंसरीज, रोड्स, स्ट्रीट्स, ये सारे उनकी जिम्मेदारियों में शामिल होते थे, और उनके ऊपर वो एक्सपेंडिचर कर सकते थे। इसके बाद 1893 का एक्ट आया, उसमें इसको मजीद बेहतर किया गया। लेकिन 1904 में लॉर्ड कर्जन ने इस पूरी बसात को लपेट दिया, और उसके बाद 1907 में एक कमीशन बनाया गया। इस कमीशन के सरबराह थे CEH हॉप, और इसमें 5 सीनियर मेंबर सिविल सर्विस के शामिल किए गए, और इनका मकसद ये था कि हिंदुस्तान में सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस एंड प्रोविंस लोकल गवर्नमेंट रिलेशंस का जायजा लेना है, और ऐसी तजावीज़ देनी है जिससे हिंदुस्तान में डिसेंट्रलाइजेशन और लोकल गवर्नमेंट के अमल को तेज किया जा सका। इन तजावीज़ को 1909 के एक्ट में कंसिडर किया गया। इनको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट में कमीशन जो था, और इसके बाद इसमें सजेस्ट जो हुआ वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोकल बोर्ड, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, इसमें इनके ये स्ट्रक्चर रखा गया। इलेक्टेड लोगों की जो मेजॉरिटी इसमें रखी गई, यानी नॉमिनेटेड भी होंगे, अपॉइंटेड भी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इलेक्टेड लोगों की होगी। और जो वोटर्स क्वालिफिकेशन है उसको नरम किया गया 1883-1893 की निस्बत, और इस तरीके से ये लोकल बोर्ड मार्ज़े वजूद में आए। उसके बाद 1919 की मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या 1919 के एक्ट में इसको मजीद बेहतर किया गया, यानी स्ट्रक्चर उसी तरह रहा, लेकिन उस स्ट्रक्चर में बेहतरी ये लाई गई कि वोटर्स की क्वालिफिकेशन को कम कर दिया गया, इलेक्टेड मेंबर्स उनकी तादाद को ज़्यादा किया गया, और सबसे अहम बात यह है कि लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सूबाजात को ट्रांसफ़र हो गया। ये इसकी अहम बात थी। इसके बाद 1921 का एक्ट आया, 1920 का एक्ट आया, 1921 का एक्ट आया, 1932 का एक्ट आया, और 1935 का जो अहम एक्ट है जिसको पूरे हिंदुस्तान का एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप दिया गया वो आया। तो उसमें
फिर 1939 का एक एक्ट आया। तो इन तमाम के बाद जो इस दौरान में हम कह सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम 1947 में जिस वक्त ब्रिटिश यहाँ से गया, तो उस वक्त की सूरत हाल ये थी, करैक्टरिस्टिक्स ये थी। ये लोकल बोर्ड सिस्टम था, रूरल एरिया में पंचायत थी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स थे और लोकल बोर्ड्स थे, म्यूनसिपैलिटीज़ थी। तो इसमें ये इसी तरीके से स्ट्रक्चर मौजूद था। जहाँ तक पंचायत थी वह तमाम मेंबर इलेक्टेड होते थे और सिर्फ वहाँ पे नॉमिनेशन थी जहाँ पे उनको मिनॉरिटीज़ के लिए उसको प्रोटेक्शन देनी हो, ये गवर्नमेंट ने इख्तियार अपने पास रखा था। लेकिन ये एक सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूशन था इस वक्त भी डिप्टी कमिश्नर का, तो ये उसका स्ट्रक्चर था। इस में पंचायत इन विलेज, म्यूनसिपैलिटी इन अर्बन एरिया, और ये इसमें मौजूद थी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास बहुत से फाइनेंशियल, जहाँ तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हुकूमत की मदद करना, एक ऑब्जेक्टिव हुकूमत और लोगों के दरमियान ब्रिज के तौर पे काम करना, तीसरा वहाँ पे सोशल वेलफेयर के काम करना, पंचायत जो है वो सोशल उस पर एडजुडिकेशन का काम भी करती थी। तो इस तरीके से लोकल गवर्नमेंट का ये फाइनेंस के एतबार से इनके 3 किस्म की वो रेवेन्यूज थे, टैक्सेस और उसके बाद फीस और उसके बाद उनकी अपनी प्रॉपर्टी। जहाँ तक टैक्सेस हैं, लोकल बोर्ड टैक्सेस इम्पोज भी कर सकते थे और म्यूनसिपैलिटीज टैक्सेस कलेक्ट भी कर सकती थी, लेकिन इनको इस टैक्स के लिए सूबे से परमिशन लेना होती थी। और ये टैक्सेस, मेजर टैक्सेस जो थे, इसमें ऑक्ट्राय टैक्स था म्यूनसिपैलिटीज का, और उसमें रूरल एरियाज में लोकल रेट जो है वो मेजर टैक्स था। और ये बात आपके याद रहे कि ये टैक्सेस, ये हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है उस वक़्त बाज़ सरप्लस में बजट होता था, अक्सर और बेशतर। हाँ, गवर्नमेंट की ग्रांट भी इन्हें चौथा मिल जाता था, बहुत कम मिलती थी, सूबा जात की तरफ से इन्हें हो जाती थी। ये उनके मुख्तलिफ एक्सपेंडिचर जो हैं उनमें एजुकेशन था, डिस्पेंसरीज थी और वैक्सीनेशन है, रोड्स हैं और रेस्ट हाउसेज हैं, आर्बोरिकल्चर थे, फेरीज, ये किश्तियाँ छोटी मोटी, कैटल पाउंड्स, ये तमाम के ऊपर ये खर्च भी करते थे, इनकी ज़िम्मेदारियों में भी ये शामिल था। उसके बाद मेला मंडी का इनेकाद करना, फेमन वर्क्स, अगर कोई ऐसा आफत आ गई है तो ये म्यूनसिपैलिटी और लोकल गवर्नमेंट उसको संभालती थी। फाइनेंशियल असिस्टेंट बाज़ का गवर्नमेंट भी इन्हें देती थी। ये इनकी ज़िम्मेदारियाँ भी थी और इन्हीं पे इनके ज़्यादा अखराजात होते थे। तीसरी चीज़ है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन में ये डिप्टी कमिश्नर का एक सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट था। इसको लोकल गवर्नमेंट कहा जा सकता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं कहा जा सकता, ये लोकल गवर्नमेंट ही थी। और इसकी ऑफिशियल मेंबर्स भी थे, नॉमिनेटेड मेंबर भी थे और इलेक्टेड मेंबर्स भी होते थे अपर लेवल पे। देहात में, रूरल एरियाज में मैंने आपको बताया कि उसमें तमाम इलेक्टेड, लेकिन उसका और ये इलेक्शन जो है वो क्वालिफाइड वोटर्स के ज़रिए से होता था। और पंचायत जो है इलेक्टेड मेंबर्स पे होती थी, लेकिन मिनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें नॉमिनेशन हो सकती है। तो ये ब्रिटिश दौर का है, जिसको हम 3 अदवार में हमने बयान किए। पहला, जिसमें फ्यूडल लॉर्डिज्म और रैयतवाड़ी सिस्टम था। दूसरा सिस्टम जो 1883 के एक्ट के तहत आया और फिर 1893 में उसको बेहतर किया गया, 1909 के एक्ट के तहत बेहतर किया गया और 1919 के एक्ट के तहत बेहतर किया गया। फिर 1935 के एक्ट के तहत और मुख्तलिफ एक्ट के तहत उसको बेहतर किया गया। तो ये तीसरे दौर का सिस्टम है जो काफ़ी बेहतर अंदाज में यहाँ पे मौजूद था, लेकिन इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम नहीं कहा जा सकता, लोकल गवर्नमेंट
सिस्टम है। यानी इस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने शुरू में इसी सिस्टम को इख्तियार किया। थैंक यू वेरी मच।